जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। बच्चे कह रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा आपने, तो क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 था स्प्रिंग 2009 का, क्वेश्चन नंबर 2 था। नाम है इसका, कोई नाम नहीं है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चलो लो जी, नाम भी आ गया। अच्छा चलें ऐसा करते हैं, इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं, जस्ट पढ़ के फिर देखते हैं क्या आपको लगता है कि ये सवाल आप कर सकते हैं। बिल्कुल रीसेंट सवाल है, इससे मजीद रीसेंट सवाल जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग के बगैर आप कर नहीं सकते, इसलिए वो तो नहीं है ना, समझे आपका। तो जो है मोस्ट रीसेंट ज़रा पढ़ के देख, कुछ तैयारी भी हुई कि नहीं हुई। तो और है बहुत रेगुलर, है बहुत रेगुलर। मैं फिर एक बार आपको याद दिलाता चलूं, लेबर कॉस्टिंग आप देख सकते हैं, ये 8 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का, 8 नंबर का, 8 नंबर का, 8 नंबर का, बहुत रेगुलर है। एक अटेम्प्ट मिस हुई थी बीच में, स्प्रिंग वाली, ठीक है, ये ना कहना हमारी भी स्प्रिंग वाली है, ठीक है। कौन कौन एक सिर्फ गलती से मिस हो गई, और वो भी कहीं ना कहीं और उससे डाल दिया उन्हें मिक्स करके, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इधर देखो, डिसीजन मेकिंग में हर दफ़ा सवाल आता है, हर दफ़ा आता है, लेकिन इसमें कितनी बार कॉन्टिन्यू शटडाउन आया है ये देखना पड़ेगा, जो मैंने आपको छोड़ के ये करवाया था। और मैंने कहा था ये ना समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, शटडाउन के सवाल कम हैं, लेबर के ज़्यादा हैं, मोस्ट रिसेंट आप ट्रेंड देख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट बहुत है। तो ज़रा चेक तो करें तो तैयारी हुई है हमारी कि नहीं। रेलेवेंट कॉस्टिंग असल में ना सारे डिसीजन मेकिंग के अंदर इस्तेमाल हो जाता है, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग के ज़रा कम सवाल हैं, ठीक है, लेकिन हैं, और जब आता है तो फिर अच्छा सवाल आता है। तो रिसेंट आया हुआ है 2020-22 में मेरे ख्याल में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें एक फुल फ्लैश सवाल आ सकता है आपको। एनीवेज एंड पे गैस लगाएंगे, फिलहाल तो चलने दें। एवेल्यूएट करें अबव ऑप्शंस और रिकमेंड करें मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन, 7 नंबर का सवाल है। लेबर प्रोडक्टिविटी और लेबर एफिशिएंसी, इसमें डिफरेंस क्या है। 3 नंबर की अजीब सी थेरी आ गई, जो कि ना मुझे पता लगनी है ना आपको लगनी है परिचय में। बहरहाल फ़िलहाल तो क्लास में है तो पता लगा ही लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो समझ आए लिख देना है, खैर है, कोई बात नहीं, 7 नंबर तो है ना आपके। पढ़िएगा ना अपनी थेरी, देखिएगा वहाँ से बात मिल जाएगी तो काम चल जाएगा, नहीं मिलेगी तो फिर देखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल सवाल कर लें। ले आओ मेरे चांद, ले आओ ले आओ। अच्छा जी, दो कोई ऑप्शन हैं, गालिबन दो कोई ऑप्शंस हैं। इस तरह को तो हमने पहले भी सवाल देखा है, एक ऑप्शन में पीस वेज सिस्टम है और दूसरे ऑप्शन के अंदर आपका बोनस है। तो सवाल पढ़ो जी, 7 नंबर का सवाल है, मुफ्ता लगाए, मुफ्ता। कोई नहीं, पढ़ लें, खुद भी कभी पढ़ लिया करें यार। वैसे सवाल ना आप खुद पढ़ना शुरू करें, अब बहुत हो गई, बड़े हो जाए। चलें 2 मिनट लें, सवाल पढ़ें। अब ये आज से ट्रेंड चेंज हो गया, फिर एकदम ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। हाँ जी, 2 मिनट नहीं हुए, जल्दी पढ़े। जो जो पढ़ता जाए हाथ खड़ा करके बता दे, फिर हाथ नीचे कर ले। जिसने पढ़ लिया हाथ खड़ा करके बता दे, हाथ नीचे कर ले। हाँ जी, कुछ कितने बच्चों ने पढ़ लिया अब तक? इकट्ठे हाथ खड़ा करें। आधे बच्चों ने पढ़ा। कुछ समझ आती है?
हाथ पाँव मार सकते हैं सवाल, इतना क्यों होना चाहिए बस। बाकी फिर जब शुरू करता है तो बंदा फिर 70% सही हो भी जाता है। ट्यूलिप लिमिटेड इज निगोशिएटिंग अ डील टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई 5000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट जैस्मिन। In this respect, following information is available. The available labor hours are 10,000, whereas required labor hours are 15,000। यानी कि 5,000 लेबर आवर्स हमें अवेलेबल नहीं, ठीक है। नॉर्मल लेबर रेट पर आवर इज 250 एंड ओवर टाइम इज पेड एट 150% of the normal labor rate. The overhead rate per labor hour is 240 and is based on total fixed cost of 1.5 million। ठीक है। अच्छा, अब 5,000 घंटे शॉर्ट है, ये नजर आ रहा है, ठीक है। In view of unavailability of required labor force, management is considering to adopt measures for improving labor efficiency. In this respect, following options are under consideration। कहता है जी, पहला ऑप्शन क्या है, ए पीस वेज सिस्टम ले आएँ 900 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। एक्सपेक्टेड है कि ये इम्प्रूव कर देगा करंट लेबर एफिशिएंसी बाय 25%। अब मुझे बताएं कि अगर 15,000 घंटे चाहिए पर यूनिट, कर लेते हैं ना, अगर 15,000 लेबर आवर टोटल चाहिए 3,000 यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट पर 3 ना 5 नहीं 5,000 यूनिट्स है, सॉरी 5,000 यूनिट्स बनाने हैं ना जैस्मिन के, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अवेलेबल लेबर आवर्स आर 10,000 और रिक्वायर्ड आवर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ 3,000 यूनिट्स इज 15,000। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये ऑटम 23, ये एरर है सवाल में। लेट मी सी, ऑटम 23 का सवाल है ना, पर्चा है ऑटम 23 है ना, देखो ज़रा। तो ये स्प्रिंग 24 में मेरे पास पड़ा होगा। ट्यूलिप 2 है, नज़र आ गया। एरर लग रहा है ना मुझे, कंफर्म कर लें तो अच्छा होता है। ट्यूलिप लिमिटेड ये वाली बात चल रही है, 5,000 ही है ना, वही मैं कहूँ जी। ये देखें जी, ये देखें, द अवेलेबल लेबर आवर्स 10, वेयर रिक्वायर्ड आवर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ 5,000 यूनिट्स विल बी 15,000। ठीक है जी, तो ये करेक्शन कर लेते हैं हम, ठीक है। अपने नोट्स पे करेक्शन फरमा लीजिए। हैं, सब कुछ बंद हो गया। बल्कि पूरा मिटाएं ताकि दूर से नज़र आए गलती क्या थी। 5,000 यूनिट्स, ठीक है जी, ये करेक्शन कर लीजिए बच्चों। लॉजिकल बात नहीं थी, खैर वैसे लॉजिकल क्या, अगर होता है ऐसे असल में तो वो फिर रेशो निकालनी पड़ती उसके हिसाब से। बहरहाल करेक्शन नीडेड, ठीक है। अच्छा जी, चलें, अब तो ठीक हो गया ना। ऊपर असल 5,000 थे, मैं तो उसी हिसाब से कर रहा था और मैं तो सही जा रहा था अपनी तरतीब पे, लेकिन एकदम से सवाल की गलती पकड़ी गई जी बच्चों। तो इक्वल्स आपने ट्राई किया था, ये सवाल तो नहीं ना होमवर्क में दिया हुआ पर लेबर आर, तो फिर क्या मसला है। 3 लेबर आवर्स पर यूनिट, दिमाग कहीं और चल रहा है। अच्छा, अब वो कह रहा है अगर आपने पीस वेज सिस्टम शुरू किया तो क्या है आपको उम्मीद, 25% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, 25% टाइम कम लगेगा। मतलब 3 लेबर आवर की बजाय अगर ऑप्शन 1 में आप पीस रेट सिस्टम में जाते हैं तो आपका कितना टाइम लगेगा, इनटू कर दो इसको 75%, 2.25 लेबर आवर्स। अच्छा, चलो ठीक है।
लेकिन इसमें मुझे लेबर आवर्स का मसला क्या है, मैंने तो वैसे ही किस बेस के ऊपर कर दिया। एनीवेज चेक करना पड़ेगा आपको कि अब ये यूनिट्स बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक बोनस दे दें 120 रुपये पर यूनिट का अगर यूनिट कंप्लीट हो जाता है विद इन 90% ऑफ गिवन टाइम। ऑप्शन 2 में ये कल वाला हिसाब बन गया भाई, कह रहे हैं 90% करें ज़रा। अगर आप गिवन टाइम का 90% में काम कर दे आपकी लेबर, यानी 2.7 लेबर आवर्स पर यूनिट लगाए, तो आप हर वो यूनिट जो इतने टाइम या उससे कम में बने, ये तो कल वाली एडजस्टमेंट होगी बाकी, ठीक है, तो उसको आप कितना पे करते हैं जी, 120 रुपये उस यूनिट का। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 80% बी कंप्लीटेड। ये भी वहीं से देख लें, कोई गलती हुई थी यहाँ पे मेरे ख्याल में कंपोजर भाई से। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 80% ऑफ यूनिट्स विल बी कंप्लीटेड। तो मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 80%। अब नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करता फिर, और 80%, बिल्कुल वहां देख के लिख लूँ, 80% कितने गया, लब नहीं रहा, ठहर जो, ऑफ यूनिट्स विल बी अगे पे होया है इसलिए बस विल बी कंप्लीटेड, ठीक है जी। तो ये दूसरी करेक्शन भी आ गई। माजरत चाहता हूँ जी मैं, ये अब मुझे भी अभी पता लग रहा है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी पता लग रहा है, जब आपके साथ मिलकर सवाल पढ़ता हूँ पता लगता है, अच्छा ये गलती हुई, ठीक है। असल में जब इकट्ठा किया था ना इन नोट्स को आप लोगों के लिए। ओके, ठीक है जी। तो 90% टाइम में कहता है 80% यूनिट्स बन जाएंगे। अब इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है। अब इधर जो है ना ये 80% वाला मामला जो है, इसमें क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो तो नॉर्मल आवर्स हैं आपके पास, वो आपने किस हिसाब से पे करने हैं। नॉर्मल आवर्स ट्राई आप नहीं करना है, मैं नहीं करा रहा। अब नॉर्मल आवर्स जो होंगे वो आपने 10,000 आवर्स हैं नॉर्मल आपके, ठीक है जी, और उनको आपने पे करना है एट द रेट ऑफ ₹250, ठीक है जी। उसके बाद आपके कुछ ओवर टाइम आवर्स होंगे और आपके कुछ जो है वो बोनस के भी आवर्स होंगे। अब यहाँ से आपने काम कमाल दिखाना होगा, ठीक है। अब मेरा सवाल, अगर आपने 2.7 पर यूनिट में, ऑप्शन 2 की बात करूं तो 1 में तो मसला नहीं है ना, 1 में तो आपने आवर्स की कैद से ही निकाल दिया, पर यूनिट में कॉस्ट ले गए, तो एक ऑप्शन वो बन जाएगा कि आप पर यूनिट उनसे 15,000 यूनिट्स बनवाएं, नहीं 5,000 यूनिट्स बनवाएं और हर यूनिट का 900 रुपया दे दें। तो ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। हाँ, ओवरहेड्स के लिए कहाँ गया ओवरहेड्स, ओवरहेड्स जो है वो पर लेबर आर 240 हैं, ठीक है। तो वो अब आपने देख लेना है किस तरह से एलोकेट करना है, सोचना तो आपको पड़ेगा ना, पर्चे में आपने सवाल करना है, ठीक है। खैर, ओवर टाइम, अच्छा अब यहाँ पर अगर 2.7 पर आवर्स पर यूनिट लग रहे हैं तो 2.7 इंटू 5,000 करें, कितना आता है, 13,500। 10,000 तो आ गए आपके पास ये यूनिट्स, और 3,000 कितना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, सारे के सारे नहीं, 80% यूनिट्स जो हैं वो आपके बन पाएंगे इस कम टाइम में, ठीक है। तो कुछ टाइम आपने सेव भी करना है। अब ये सारी कहानी आपकी यूँ चल रही होगी, ठीक है, कि आपने इधर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने 15,000 लेबर आवर्स के साथ, 15,000 लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, 25% कम हो जाने हैं तो कितने लगेंगे बताओ, कितने सेव होने हैं, 37,000 समथिंग होगा। कितना बन रहा है, 15,000 25 जी, 3750 लेबर आवर्स जो हैं ये आपके सेव हो जाने हैं, ठीक है। अगर ये सेव हो जाने हैं तो फिर आपके लगने कितने हैं, तो 3750 मतलब 5,000 यूनिट्स में से, 5,000 यूनिट्स में से आपके 80% यूनिट्स जो बनेंगे
उन्होंने टाइम सेव कर लेना है, ये ऊपर वाले लेबर आवर सेव करने हैं, लेकिन उसने सेविंग पर यूनिट दे दी है तो सुकून हो जाएगा। 5000 का 80% करो, 4000 यूनिट्स सारे के सारे। इतना आसान कर दिया उसने सवाल को। ये एट द रेट ऑफ ₹120 आपको बोनस की कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है जी। और ओवर टाइम के आवर्स आपको देखने पड़ेंगे कि आपके पास आपके पास आवर्स हैं कितने और आपको फिर भी लगाने कितने पड़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे। और ओवर टाइम के जो आवर्स होंगे, वो जितने भी आवर्स होंगे उनको आपने एट द रेट ऑफ ₹250 इंटू 150, कितना बनता है वैसे 250 इंटू 1.5 करो ज़रा, 250 इंटू 1.5 कितना बनता है 375, ठीक है। हो सकता है मैं छोटी सी रिकॉर्डिंग आपको कल इसकी दे दूँ, होगी छोटी सी, अगर मुझे कहीं पे मिल गया प्रॉपर सवाल हुआ होगा, क्योंकि ये इतना आसान सवाल है कि ऐसे ही डिस्कस हुआ होना है और बच्चों ने फिर करके अगले दिन कहा होना है कि जी कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर मुझे नहीं मिलने वाली रिकॉर्डिंग। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कल करवा भी दूंगा, लेकिन अगर मिल जाता है कम से कम उस अटैम्प्ट में तो हो सकता है किया ही हो, किस्मत अच्छी हो, मिल गया मुझे तो वो रिकॉर्डिंग दे दूंगा। आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग कल अवेलेबल की गई है भाईजान, पार्ट बी भी गया है कल, आप तो कर लो छुट्टी। कितने बच्चों ने वो पार्ट बी ले लिया है? जो क्लास में आए थे पहले वो हाथ खड़ा करें, कल जो क्लास में आए थे पार्ट बी ले लिया है वो हाथ खड़ा करें। क्यों नहीं लिया भाई आप लोगों ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को मसले आ रहे थे, मर्जी है आपकी। आज फिर ये नहीं दूंगा मैं पार्ट बी, पहले उसको करके आए, मैं कल चेक करूंगा सोल्यूशन। मेरा सोल्यूशन मेरे बोर्ड के फॉर्मेट वाला मुझे पता है कौन सा है, तो मैं आप लोगों के रजिस्टर्स में कल चेक करूंगा और फिर मैं देखता हूँ कौन नहीं लिख कर लाता वो। अब ये ना करना कि एंड पे जाके ओपन करके फटाफट नोट कर लेना, बेईमानी अपने साथ करोगे, मेरे साथ तो नहीं कर रहे। तो इसको अब आपने ट्राई करना है, सिर्फ ये सवाल ज़िरकॉन वाला छाड़ने वाले, ठीक है, वो भी मैं खुद कराऊंगा, ठीक है, ऐसे ही खुद कराऊंगा। एक मसला है उसके अंदर एफिशिएंसी बोनस, एक एफिशिएंसी का एक फार्मूला है, वो दिखाना है, दिल करेगा तो किसी वक्त कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको वो ट्राई करना पड़ेगा, फिर मैं बाद में आपको या डिस्कस तो पहले ही कर देना है, अगर कोई लेक्चर चाहिए होगा किसी को तो दे दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ना करें। फ़िलहाल सिर्फ कौन सा सवाल कर लें? ट्यूलिप वाला, ओके, ट्यूलिप वाला सवाल आपने करना है, ठीक है। चलो आ जाओ ज़रा ना, ऐसा करते हैं, बहुत हो गई है, कंटिन्यू शटडाउन का नाम लिख लें, अच्छा नहीं लगता ऐसे ही, बहुत दिन हो गए। हाँ कल आप लिख लेना भाई। हम तो ये सवाल पार्ट बी में आपको दिया था मैंने, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें एक एडजस्टमेंट में बस मसला था। किसी बच्चे ने वैसे लिया है पार्ट बी जाके? कोई एक दो तो हों, एक दो माशाल्लाह, दो कटे, आप भी ना लेते ऐसे ही। तो किसने लिया ज़रा दोबारा बताएं लेक्चर। बेटा को मसला आया, समझ आ गई? 3 है, समझ आई थी? एक सिर्फ कैलकुलेशन में मसला था, लेकिन कॉन्फिडेंस मिलता है ऐसे सवालों करने से कि ये एडजस्टमेंट ना भी होती तो अजम्पशन लेके चलते, आधे से ज़्यादा सवाल सही हो जाना था, ठीक है। अच्छा जी, हम डिसीजन मेकिंग कर रहे थे जी, और डिसीजन मेकिंग में हम हबीब इंडस्ट्रीज़ मैंने करवा दिया था, टूर भी मैंने करवा दिया है, पर करवाया वर्चुअली आपको, ठीक है। अब आज हम शुरू करेंगे ये जो ईद के बाद करना था, वो ऑफिशियली अब हम ईद के बाद आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजंस, ये चौथा और आखिरी शॉर्ट टर्म डिसीजन है हमारे इस चैप्टर का। सबसे पहला हमने पढ़ा था लिमिटिंग फैक्टर। रेलेवेंट कॉस्टिंग तो अलग चैप्टर है ना, वो रेलेवेंट कॉस्टिंग तो बुनियाद है डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग टेक्निक्स पर डिपेंड कर रही होती है। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग के बाद हम इस चैप्टर में आए तो सबसे पहले हमने लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस किए, उसके बाद मेक और बाय किया, दोनों ही आसान थे। फिर फर्दर प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत तंगियाँ भी आईं, लेकिन फिर भी मतलब अब होने लग गया वो, ठीक है। ये आपको ज़्यादा पसंद आएगा सबसे ज़्यादा, अभी तक जितनी डिसीजन मेकिंग आपने की है सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कंटिन्यू शटडाउन लगेगा। बहरहाल इसमें भी एक अप्रोच ऐसी रखेंगे कि इंशाल्लाह मैक्सिमम सवाल आपसे हो जाया करेगा, लेकिन मुश्किल सवाल हुआ करता है, बच्चों को लगता है, और लेंथी बहुत होता है सवाल पर्चे में अगर आए तो, ठीक है। जैसे ये पहला सवाल है, 16 नंबर का सवाल है, पूरे सफ़े का सवाल। दूसरा सवाल,
ये जनाब 17 नंबर का है, पूरे सफ़े का है। तीसरा सवाल, ये जनाब सफ़े से भी आगे निकल गया है, 20 नंबर का है। फिर सुल्तान इंडस्ट्रीज़, ये जनाब तकरीबन सफ़े का ही है, 15 नंबर का सवाल। उसके बाद दिखाइएगा ज़रा आपकी किताबों के एंड पर जो आपने छुपा रखा है अभी तक, उसको जो नहीं देखना, वैसे बता रहा हूँ, इस दफ़ा जो सवाल आया है मैं देख लूँ, वो भी आई थिंक पेज कटा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन नहीं है, उससे पिछली दफ़ा होगा। फिर है तो सही, ये गलत हुए में पेज उस्ताद जी। आई एम सॉरी अगर कोई मसला हुआ तो। ये फिर आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा मुझे। इसका नहीं है, लेट मी देख। पहला सवाल सीवीपी एनालिसिस का 9 नंबर का, वैसे बता रहा हूँ। दूसरा सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग का, सिर्फ 8 नंबर का, ओ माय गॉड। तीसरा सवाल एफओएच का 9 नंबर का। चौथा सवाल लुक गया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, 7 नंबर का। उससे अगला सवाल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही 9 नंबर का, यानी 7 से 9 जी हाँ हो जाते हैं इसके 2। जब जाऊंगा तो बताऊंगा भी सही आप। उसके बाद माशाल्लाह से मुझे लग रहा है लेबर का सवाल 8 नंबर का। उसके बाद माशाल्लाह कंटिन्यू शटडाउन का 15 नंबर का सवाल पूरे सफ़े का, रिसेंट टाइम में आ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इस दफ़ा नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। उसको भी ये पता है कि आपने कहना है ऐतकी नहीं आंदा, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे मुश्किल बच्चों को ही लगता है। उससे आगे 18 नंबर का सवाल इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। उसके बाद 8 ते 6 14 ते 3 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का सवाल, ठीक है। उससे पीछे कंटिन्यू शटडाउन नहीं था, पिछली दफ़ा आया है, ठीक है। और उससे पिछली दफ़ा ये आपके सामने रिसेंट सवाल है, लेकिन सवाल लंबे लंबे होते हैं। और बहरहाल इन सवालों को करने का एक आसान तरीका आपको बताऊंगा, कोशिश करिएगा उसी पे स्टिक कीजिएगा। आज ही बेस बना लेते हैं, 10-1 मिनट हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंटिन्यू और शटडाउन। पूरा बिजनेस बंद नहीं हो रहा होता, नॉर्मली यूं होता है कि हमारा बिजनेस तो चल रहा होता है, लेकिन कोई एक प्रोडक्ट जो होती है उसको हम डिसकंटिन्यू करने का सोच रहे होते हैं इसमें। बाकी बिजनेस हमारा चल रहा होता है, एक प्रोडक्ट या एक मिसाल के तौर पे हमारी 4 फैक्ट्रियां हैं तो कोई एक फैक्ट्री बंद कर देंगे, काम वही करते रहेंगे। कराची वाली फैक्ट्री बंद करके सिर्फ लाहौर वाली चला रहे हैं, या हम कोई एक प्रोडक्ट बनाना बंद कर रहे हैं कि जी हम अब कैलकुलेटर बनाना बंद कर रहे हैं, हम सिर्फ मार्कर ही बनाएंगे, हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते होते हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता है, पूरा बिजनेस तो हो सकता है पूरा बिजनेस बंद करने का भी डिसीजन करवा ले, लेकिन नॉर्मली आपके सवालों के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो ये तरतीब होगी कि आप के कोई एक प्रोडक्ट की लाइन जो है वो डिसकंटिन्यू करना या नहीं करना, इसके बारे में आपसे डिसीजन करवाएगा। तो कंटिन्यू शटडाउन डिसीजन में क्या होगा, आपसे कहा जाएगा कि बताओ वेदर टू कंटिन्यू और वेदर टू कंटिन्यू द प्रोडक्ट इन ऑपरेशन और क्लोज इट इमीडिएटली। अब इसमें जब आपने डिसीजन मेकिंग करनी है तो अगेन आपका टेबल ही बनेगा, इवैल्यूएशन ऑफ कंटिन्यू वर्सेस शटडाउन, कंटिन्यू और शटडाउन। अच्छा, मैंने हर जगह ये टेबल बनाए हैं आपके साथ, अगर आप गौर फरमाएं तो। डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हुआ है, रेलेवेंट कॉस्टिंग में भी टेबल ही था हमारा, उसमें 3 तरह के सवाल थे। उसके बाद चैप्टर 16 में आए तो सबसे पहले हमने लिमिटिंग फैक्टर, इसमें ये 5 स्टेप्स थे। उसके बाद अगले दोनों डिसीजंस के अंदर हमारे टेबल था। अगर उसने कहा कि आप
आउटसोर्स करें तो हमने ये टेबल बनाया था, ठीक है। उसके बाद विद और चलो खैर आउटसोर्सिंग करें ये था। उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेसिंग करें उसका ये टेबल था। और आज कंटिन्यू या शट डाउन करें उसका भी अगेन टेबल बन रहा है। टेबल का सिर्फ और सिर्फ ये फ़ायदा होता है बेटा कि आपको पूरा सवाल ना भी आता हो ना, आपको लड़ना ज़रूर आता होता है, आराम से पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। आपको ये पता है कि इस तरतीब पे चलना है, तो सारा सवाल नहीं भी होगा तो जो समझ में आएगा वो चीज़ें पहुंचती जाएंगी जगह पे और उसके नंबर मिलते चले जाएंगे, ठीक है। अब कंटिन्यू या शट डाउन, कंटिन्यू करें या शट डाउन कर दें। अच्छा, फिर कंटिन्यू के अंदर भी अक्सर ऐसा होता है, दो ऑप्शंस आ जाते हैं। कंटिन्यू करें तो किस लेवल पर ऑपरेट करें। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी अगर कंटिन्यू करें तो हम 2000 यूनिट्स बनाएं, या कंटिन्यू करें तो 3000 यूनिट्स बनाएं, तो गल वध गई जी। और या फिर क्या कर दें, शट। एक भी हो सकता है, यानी कि वो गए कंटिन्यू करो और मिसाल के तौर पे 3000 कैलकुलेटर बनाते हो वो बनाते रहो, या शट डाउन कर दो यार मत बनाओ। जब वो यूं कह सकता है कंटिन्यू करो 3000 यूनिट्स बनाओ, कंटिन्यू करो 2000 यूनिट्स बनाओ, या शट डाउन कर दो, ये तीन ऑप्शंस बन गए, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ इस तरह की डिसीजन मेकिंग आपकी हुआ करेगी, ये सवाल इस तरह के आपके होंगे। मैंने मैक्सिमम ही बना दिया अब इसको, ठीक है। कंटिन्यू और शट डाउन। अब आपके साथ मैं ऐसी गपशप लगाता जाता हूँ, कुछ चीज़ें आप खुद ही मुझे बताते चले जाएंगे। मैंने थोड़ी पढ़ाना है आपको, आपने मुझे पढ़ाना होता है। अभी देख लें आज के सवाल में भी मुझे मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि गलती कर रहे हो, बड़ी खुशी होती है, यकीन करो। तो कंटिन्यू या शट डाउन डिसीजन भी आपने ही मुझे बताना है, अभी बता लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ले जी, अब मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि जी एक फैक्ट्री है हमारी, ठीक है। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमने एक फैक्ट्री लगाई हुई है जिसमें हम क्या बना रहे थे, ये कैलकुलेटर अपने, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर हम बनाना बंद कर रहे हैं जी। हमने सोचा है हम ये कैलकुलेटर बनाना बंद कर देंगे। तो अगर हम ये कैलकुलेटर बनाना बंद कर दें, कंटिन्यू ना करें, शट डाउन की तरफ चले जाएं, तो मुझे बताओ क्या रेलेवेंट इनकम आ सकती है। जी, मैंने आपसे सवाल किया है, मेरी एक फैक्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बना रहा हूँ, डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए हैं। तो उनमें से एक प्लांट पे मैं जो है वो ये मार्कर्स बना रहा हूँ। अब मेरे जहन में आ रहा नहीं यार मार्कर्स बनाना बंद कर दें। अगर मैं बंद कर दूंगा तो मुझे कोई रेलेवेंट इनकम आ सकती है? जी बोलो। अच्छा, पहली बात, अगर मैं शट डाउन कर देता हूँ, अगर मैं शट डाउन कर देता हूँ तो क्या मैं सेल जो मार्कर की कर सकता था, वो जो यूनिट्स जो मार्कर्स बनाकर मैं सेल कर सकता था, क्या वो मैं कर सकूँगा? अब तो बोलो। अब मैंने कहा जी अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो मेरे पास सेल यूनिट्स की आएगी, मेरा रेलेवेंट इनकम है। 2000 करूँ तो 2000 का रेवेन्यू, 3000 करूँ तो 3000 का टोटल सेल रेवेन्यू आएगा ना यूनिट प्रोड्यूस का। तो TSR लिखूँ, आपको आदत है, टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आएगा। अगर शट डाउन कर गया तो ये, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी बात। अच्छा, अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो ये फैक्ट्री में ये प्लांट मार्कर मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं शट डाउन कर दूँ तो मैं उसको बंद करके किराए पे दे दूंगा। इसका मतलब अगर मैं शट डाउन करता हूं तो मुझे रेंटल इनकम आएगी फैक्ट्री से, रेंटल इनकम ऑफ प्लांट या फैक्ट्री। मेरी ये वाली फैक्ट्री जो है इससे मुझे क्या आने लग जाएगा, किराया। अब मुझे बताओ अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे ये किराया मिलेगा, अगर मैं शट डाउन करूं तो। अब ये एक अप्रोच है, ठीक है। अब एक अप्रोच वो है जो ICAP यूज करता है। अभी सुन लो क्या मसला है। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं रिकॉर्ड करूं बेनिफिट या इनकम को रिकॉर्ड करूं बेनिफिट या इनकम को उस कॉलम में
यानी कंटिन्यू शटडाउन के हिसाब से बोल रहा हूं, उस कॉलम में जिसमें वो अकर हो रहा है, इन विच इट इज अकरिंग। यही मैंने अभी आपको करके दिखाया भी है। क्या मतलब? मतलब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर, थोड़ा थल्ले आ जाओ पाए तुझे, कि अगर मैं कंटिन्यू करूं, अगर मैं कंटिन्यू करूं अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे रेंटल इनकम नहीं आएगी, शट डाउन करूं तो रेंटल इनकम आएगी। भाई एक ये तरतीब है, बात समझ आई है? ये आसान है और मैं इसी अप्रोच पे सवाल कराता हूं। मैं सारे अब ऐसे ही कराऊंगा, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट तो सेम ही होता है ना। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे चले जाएं और आप अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? उलट तरीके से सोचेंगे। उलट तरीका क्या है? आप खुद ही बता दो, उलट तरीका क्या होगा, खुद ही बताओ। आप यूं लिखोगे कि अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो मैं रेलेवेंट इनकम फोरगो करूंगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे 500 रुपये, मैं कहता हूं जी मुझे 500 रुपये का किराया आना है, कंटिन्यू करूं तो, शट डाउन करूं तो किराया आना है 500 का, कंटिन्यू करूं तो वो नहीं आना। ये सीधा तरीका सोचने का। उलट तरीका क्या है सोचने का? अगर मैंने कंटिन्यू किया तो मैं रेंटल इनकम फोरगो कर दूंगा। रेलेवेंट इनकम नहीं बल्कि रेलेवेंट एक्सपेंस। कॉस्ट बन गई ना कि मैंने क्या किया, रेंटल फोरगो किया। अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मैं रेंटल फोरगो करूंगा, अगर मैं शट डाउन करूं तो मैं फोरगो नहीं करूंगा। अब कौन सा आसान है बताओ? आई कैप ये अप्रोच यूज करता है, मैंने नहीं करनी ना, मैंने करने देनी है आपको। ठीक है, इससे मैक्सिमम अच्छा सवाल सही हो जाता है। कोई एक दो एडजस्टमेंट तंग भी करें तो, लेकिन अल्टीमेटली जब सोल्यूशन निकालेंगे ना, सोल्यूशन सामने आएगा तो मैं आपको मैच करके दिखा दूंगा कि आपको कैसे मैच करना है, यानी कि आंसर सेम होने। एग्जैक्ट फिगर सामने नजर नहीं भी आ रही हुई तो आंसर सेम होगा, कैसे सेम होगा वो बता दूंगा आपको। हम इस अप्रोच पे चलेंगे, हमने ये वाली अप्रोच यूज नहीं करनी। ऐसे ही एक्सपेंस के केस में बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है इस वक्त। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करूंगा एक्सपेंस को। देखो ना, सिंपल लगता है, कंटिन्यू करेंगे तो किराया नहीं आएगा, शट डाउन करेंगे तो किराया आएगा। तो रेलेवेंट इनकम के अप्रोच पे चलो कि शट डाउन करें तो किराया इनकम होगी, कंटिन्यू करें तो ये किराया इनकम नहीं आएगा। उलट तरीका क्या है? कंटिन्यू करेंगे तो किराया जाएगा। यार जाएगा को छोड़ो यार, सीधा समझ नहीं आता, तुम उल्टा चलाते हो हमें, हम नहीं चलेंगे ऐसे। ठीक है, तो दोनों में से मैंने दोनों लिख कर बताए हैं। डे 1 पे मैं इसको किल कर रहा हूं बस। कंटिन्यू शटडाउन के अंदर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे नहीं चलूंगा। किसी एक आधी चीज में चल भी लूं तो खैर अलग बात है। बहरहाल मतलब कभी ऐसे ही, वैसे क्या करना है हमने इनकम को या बेनिफिट को उस कॉलम में लेना है जिसमें वो अकर हो रहा हो। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट समझो, पूरे कंटिन्यू शटडाउन की सबसे इंपॉर्टेंट बात आज ही मैंने कर दी। अब लेट आने वाले रह गए ना, इससे रिकॉर्ड करो एक्सपेंस या कॉस्ट या एक्सपेंस, तो तरतीब वही रहे ना, इन द कॉलम इन विच इट इज अकरिंग। बिल्कुल सेम वैसे ही लिख रहा हूं मैं। मसलन मैं कहता हूं जी, अगर मैं कंटिन्यू करूंगा, एक चीज फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वो फिक्स कॉस्ट है हमारी फैक्ट्री की, हमारे साथ लगी हुई है। ठीक है, लगी होती है ना जी। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जी, अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे फिक्स कॉस्ट पड़ेगी 3.5 लाख रुपए की, रेलेवेंट कॉस्ट मैंने ले ली। अगर मैं शट डाउन करूंगा तो मुझे ये कॉस्ट नहीं पड़ेगी। सिंपल सीधा तरीका कि एक्सपेंस को वहां ले रहा हूं जहां वो अकर होगा। कंटिन्यू करूं तो फिक्स कॉस्ट अकर होगी, शट डाउन कर दूं तो फिक्स कॉस्ट अकर नहीं करेगी। इसमें दूसरा तरीका क्या है?
इसमें वो करते हैं जी, कहते हैं जी कि रिकॉर्ड करो चेंज इन एक्सपेंस को दैट इज एक्सपेंस सेविंग एज इनकम। क्या मतलब? मतलब दूसरा तरीका जो आई कैप अक्सर किया होता है, आई कैप ने ये वाला काम करता है। आई कैप क्या कहेगा? आपको ही पता लग गया क्या कहेगा। बताओ वैसे क्या कहेगा, बताओ वैसे क्या कहेगा। अगर हम शट डाउन करें तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट की सेविंग मिलेगी 350 पॉजिटिव, और अगर कंटिन्यू करें तो ये सेविंग। अब देखो ना, बात तो अल्टीमेटली सेम ही हो जानी है। देखो इधर आपने एक चीज प्लस ली है तो टोटल में जाके ये बढ़ा देगी उसको, और दूसरे ऑप्शन में दूसरी तरफ माइनस कर दिया तो अल्टीमेटली डिसीजन तो सेम ही होना है। लेकिन हम उल्टे तरीके से चल के पागल हैं कि पहले आधे आधे पागल तो वैसे ही होते हैं डिसीजन मेकिंग करते हुए, बाकी के भी हो जाए। तो हम सीधी तरतीब पे चला करेंगे, हम इनकम और एक्सपेंस को उस कॉलम में लिया करेंगे जिसमें वो अकर हो रहे होंगे। ठीक है बच्चों, और सही है? चलो कैसा लगा ये? फिर फॉर्मेट पूरा कर लें, इनकम को भी और एक्सपेंस को भी। ठीक है जी, चलो लें जी, ये तो हो गई डिसीजन मेकिंग आपकी ख़त्म, मतलब शट डाउन भी ख़त्म हो गया। अब बस थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करेंगे 2-3 दिन, उसके बाद फिर ये कुछ समझ आ गया तो ठीक, ना आया तो कोई नहीं। खैर अच्छा आ जाएगा समझ, क्या लगता है आपको? आ जाएगा इंशाल्लाह, आ जाएगा। चलो अच्छा जी, बात मैं कर रहा था, हम इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, मैंने इनकम किस कॉलम में ली है? जहाँ पे अकर कर रही है। क्या मतलब? सवाल में वो डेटा देगा, वो कहेगा जी इतने यूनिट्स हम बनाकर इतने रुपए के सेल कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे कंटिन्यू, और शट डाउन का कॉलम हम कहेंगे अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये यूनिट्स बिकेंगे, सेल रेवेन्यू आएगा, शट डाउन कर दे तो ये रेवेन्यू नहीं आएगा। आई कैप उलट चलता है, हमने नहीं चलना। अब सोचना नहीं हर दफा, भाई एक बार बता दिया कि ये होता है, हमने क्या करना है वो बता दिया, हमने जो नहीं करना वो भी बता दिया। ओके, आंसर दोनों से सेम है, नंबर पूरे, फेल होने के तरीके नहीं बता रहा, नंबर पूरे मिलते हैं। डिसीजन मेकिंग है ना, दोनों तरीके से आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे चलेंगे। अच्छा, तो और अगर दूसरी तरफ सवाल में गिवन होगा कि जी फैक्ट्री जो है ये किराए पे दी जा सकती है, तो हम क्या कहेंगे? अगर हम बंद कर देंगे तो फारिग फैक्ट्री को किराए पे दे देंगे तो रेंटल इनकम आएगी, और अगर हम बंद नहीं करते कंटिन्यू करते हैं तो ये किराया नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा एक आधी लाइन छोड़ दो, कोई और चीज़ ऐसी आ जाती है बता देता हूँ फिर। ठीक है, रेलेवेंट एक्सपेंसेस में क्या आएगा? बिल्कुल आसान तरीके से रेलेवेंट कॉस्ट्स, रेलेवेंट एक्सपेंसेस, रेलेवेंट कॉस्ट्स। ऊपर इनकम लिखा तो यहाँ भी एक्सपेंसेस लिख लेता हूँ, चलो एक ही बात है, एक्सपेंसेस या कॉस्ट्स। रेलेवेंट एक्सपेंसेस, क्या रेलेवेंट एक्सपेंसेस होंगे? टाइम तो ऊपर हो गया, बहरहाल थोड़ा सा देख लो। देखो रेलेवेंट कॉस्ट में मैं कहता हूँ जी रेलेवेंट मटीरियल कॉस्ट, हाँ जी, किधर आएगी और किधर नहीं आएगी? अगर कंटिन्यू करें तो 2000 यूनिट्स बनाने की मटेरियल कॉस्ट इस कॉलम में आएगी, 3000 बनाते हैं तो इस कॉलम में आएगी, शट डाउन करें तो ये कॉस्ट। अच्छा, अब इस तरतीब से ना, इस तरतीब पे करने से आपके शट डाउन वाले कॉलम में बहुत कम फिगर्स आएंगी, इक्का दुक्का चीजें बस आएंगी, वरना नहीं आएंगी। ठीक है, उससे परेशान नहीं होना। ठीक है, दूसरी तरफ लिख भी तो रहे हैं, नंबर पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, मटीरियल कॉस्ट आ गई जी। कंटिन्यू करेंगे तो चीजें बनाएंगे तो मटेरियल भी खरीद कर लाएंगे, मटेरियल खरीद कर लाएंगे तो कॉस्ट पड़ेगी, शट डाउन कर देंगे तो चीजें नहीं बनाएंगे तो मटेरियल भी नहीं लाएंगे तो कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही, ज्यादा ही थल्ले आ गए पाए तुम, बिल्कुल ऐसे ही जनाब। लेबर की कॉस्ट आएगी, चीजें बनाएंगे तो कॉस्ट आएगी, चीजें नहीं बनाएंगे तो कॉस्ट नहीं आएगी। वेरिएबल ओवरहेड्स आएंगे। अब वही रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा है आपका 15वां, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट। कंटिन्यू करें तो आएगी, शट डाउन करेंगे तो नहीं आएगी। जिंदगी सुकून में आ जाती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट, एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट, एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट यानी स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट, एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या है? देखो मैं मार्कर बनाना बंद कर दूं, मेरी एक फिक्स कॉस्ट उस फैक्ट्री के बंद करने से भी नहीं चेंज हो रही, तो वो मेरे लिए एट्रीब्यूटेबल है?
मेरे लिए एट्रीब्यूटेबल क्या है, मैं अगर ये फैक्ट्री बंद करता हूँ, मार्केट बनाने बंद करता हूँ, तो मेरी मिसाल के तौर पे कोई चीज़ ऐसी किराए पे थी जो खाली हो जाएगी, किराया बच जाएगा। नाउ दिस इज द, यानी फिक्स कॉस्ट ने आना कौन सी वाली ने, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं आना, ठीक है। इंक्रीमेंटल मतलब एक फैक्ट्री चल रही है, मेरे पास एक 4 दीवारी के अंदर 4 चीज़ें मैं बना रहा हूँ, डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है, और हर एक का वेयर हाउस अलग अलग किराए पे भी है। तो मैं अगर मार्केट बनाना बंद कर दूं तो उसका किराया वेयर हाउस का और उसकी फैक्ट्री के और रनिंग खर्चे जो हैं, जो फिक्स खर्चे थे, वेरिएबल नहीं फिक्स खर्चे थे, वो सेव हो जाएंगे। तो फिर ये मेरे लिए क्या है, ये एट्रीब्यूटेबल है। कंटिन्यू करूं तो वो आएगी कॉस्ट, डिसकंटिन्यू करूं तो खत्म हो जाएगी। तो वो फिर आपने ले लेनी है फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन कौन सी वाली, एट्रीब्यूटेबल वाली। मैं इसको यूं कह देता हूं स्पेसिफिक, कहां लिखूं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। तो ये होगी, दोनों जगह सेम ही होगी, लेकिन शट डाउन में फिर नहीं होगी। इसी तरह से जनाब आगे अभी कुछ चीज़ें हमने लिखनी है, ठीक है। तो अब चूंकि टाइम हो गया ख़त्म, बहरहाल जो मेन बात थी, मैं पहले फॉर्मेट बना देता, फिर मेन बात कल करता, उसकी बजाय मैंने आपके साथ मेन बात आज कर दी है, जो मेन बात थी। उसके बाद अब इंशाल्लाह हम फॉर्मेट को कल पूरा करेंगे, और कल हो सकता है फिर मैं पहला सवाल इसी का ही कर रहा हूँ, बजाय इसके कि लेबर को जो है वो, लेबर का मैं सवाल इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, दुआ कीजिएगा मुझे वो सवाल मिल जाए कभी। जो मिल गया तो मौजें हो जाएंगी, मौजें मेरी। फिर मैं आप लोगों को कल शट डाउन कंटिन्यू का सवाल कराऊंगा। तो इसके डिसीजन के अंदर भी ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही है, ये माइनस होते 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 नेट रिजल्ट आ जाएगा। अब नेट रिजल्ट के अंदर पॉजिटिव अगर तीनों हैं तो हाईएस्ट पॉजिटिव आपका ऑप्शन होना चाहिए, और तीनों नेगेटिव आ जाए तो लोएस्ट नेगेटिव की तरफ जाएंगे आप। ये कल मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसकी तस्वीर ले लें, जिंदगी अगर रही तो कल होगी मुलाकात। नकारा बजा देना दोस्तों को कि मारे जाओगे, अगर अभी भी देर की तो आ जाओ ये लेक्चर लेके, वरना कल से फिर तबाह दे। अल्लाह हाफिज़।